मुद्दे कुछ सुलझे या कुछ उलझे, एक विश्लेषण। समस्याएं हर जगह है, मगर खोजना है उनका हल। क्या सही संचार और निर्णय से जटिल मुद्दे हल हो सकते हैं? देखिए कैसे छोटे कदम बड़े नए बदलाव ला सकते हैं। मुद्दे को समझें, समाधान अपनाएं। तो क्या आप तैयार हैं सही निर्णय लेने के लिए? देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 21 पर एडिशनल डायरेक्टर संजीव पाराशर के साथ। दोस्तों स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। दोस्तों एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि भारत में 843 लोगों पर एक पुलिस स्टेशन है। यही करीब करीब 850 लोगों पर एक डॉक्टर है। लेकिन एक ऐसा सामाजिक संस्था है जो 600 लोगों पर है, और विश्व में सबसे ज़्यादा वो सामाजिक संस्थाएं हिंदुस्तान में पाई जाती हैं। आपने बिल्कुल ठीक सोचा, मैं बात कर रहा हूँ एनजीओ की। अब एनजीओ को अगर मैं और डिस्क्राइब करूँ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसको अगर मैं कहूँ तो ये एक ऐसा नॉन सरकारी संगठन है जो कि सहायता और सहयोग के लिए बना है। 2010 में सबसे पहले एनजीओ को एनजीओ दिवस मनाने के लिए 27 फरवरी का डेट डिसाइड किया, जिसमें से 100 से ज़्यादा देश शामिल हुए। हिंदुस्तान में एनजीओ बहुत पुराना है। सन 1917 में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी के भतीजे ने कलकत्ता में काम करने वाले लोगों के लिए, जो कि फैक्ट्रीज में काम करते थे, उनके लिए एक पहला जो है वो हैंडलूम ऑर्गेनाइजेशन बनाया। और तब से लेकर के हिंदुस्तान में अनेकों एनजीओज काम कर रहे हैं। इनकी संख्या आज की डेट में 1,87,000 के करीब है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनजीओ बनता कैसे है और एनजीओ के क्या काम होते हैं। देश में आज़ादी के बाद 75 साल मान लीजिए, उस वक़्त जब देश आज़ाद हुआ, एक एनजीओ एक ऐसी संस्था थी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक इस तरह की संस्था थी जो सरकार के कामों के साथ साथ में मिलकर के सरकार का काम में हाथ बटाती थी। जैसे जो लोग दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, उनको समाज में किस तरह से आगे लाया जा सके, बच्चे जो शिक्षा से वंचित रह गए उनको किस तरह से शिक्षा दी जा सके, आदिवासी लोग, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश था जहां आदिवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, उनको किस तरह से मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, पर्यावरण की रक्षा कैसे की जा सके, और किसी भी व्यक्ति को अगर समाज में अन्याय का, शोषण का शिकार हो रहा है तो उसको किस तरह से न्याय दिलाया जा सके। ये सब काम जो एनजीओ है वो चलाता है। देश में इस वक्त बहुत से जो है वो अच्छे एनजीओज हैं जो कि बहुत काम कर रहे हैं। और अभी भी कोविड के दिनों में अगर आपको याद हो तो जब देश पूरी तरह से बंद सा हो गया था, एनजीओज ने आकर के देश को हर आदमी तक वो सुविधाएं पहुंचाई, जिसके लिए वो धन्यवाद का पात्र है। दोस्तों एनजीओज जो है वो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बनते कैसे हैं, एनजीओ की इंडिया में क्या वर्क है। दोस्तों एनजीओ की कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है, रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ मात्र 50 रुपये है। और इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन बनाने हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही सीधा और सरल प्रोसेस है। इसके अंदर एक से ज़्यादा आदमी, 6 या 7 व्यक्ति हो सकते हैं, जिसमें अध्यक्ष, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यकर्ता, और इस तरह से एक 5-7 लोगों का समूह बना करके एनजीओ बना सकता है। अब दूसरी बात आप करेंगे कि इस एनजीओ को रजिस्टर कराना पड़ता है, तो जो रजिस्ट्रेशन संस्थाएं हैं जो कि इसको रजिस्ट्रेशन करती हैं, ताकि इनकम टैक्स वगैरह के लिए इनको अपना के पूरा रिकॉर्ड देना पड़ता है, तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन हो जाती हैं, जो कि एक गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव जो है संस्था करती है। अब दोस्तों एनजीओ की बात करते हैं कि एनजीओ किस तरह से काम करते हैं। एनजीओ दोस्तों सबसे पहली बात तो जैसे मैंने आपको कहा कि इस तरह के काम जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर के करना है। इसके अलावा एनजीओज के ऐसे भी काम होते हैं जब गवर्नमेंट को उनको एक रास्ता दिखाना पड़ता है। जैसे अगर आपको याद हो नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसमें जो है वो मेघा पाटकर जी ने काफ़ी लंबा एक आंदोलन किया, क्योंकि वो टिहरी बांध की जो है ऊंचाई को लेकर के समस्या थी, और उस तरह से जिस तरह से लोग प्रभावित हो रहे थे उसकी ऊंचाई से, तो एक बहुत लंबा संघर्ष चला सरकार के विरुद्ध कह लीजिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है अपने काम में सफल हुई। तीसरा, अभी जो एनजीओ चर्चा में है
वो बहुत बड़ा चर्चा का कारण ये है कि एनजीओज आज की डेट में देश में होने वाली घटनाएं हैं, जैसे अगर आप कहें कि धर्म परिवर्तन का घटनाएं हैं या देश में विघटनकारी ताकतों को बढ़ावा देना है या इस तरह के मुद्दे जो आज की डेट में देश को एक नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं, उनमें भी एनजीओज का नाम काफ़ी कॉमनली जो है वो लिया जा रहा है। ये तीनों काम, चारों काम एनजीओज करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि एनजीओज किस तरह से उस काम को जो है वो बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान में जो टॉप 5 एनजीओज हैं अगर मैं बात कहूँ तो उसमें एकल अभियान, जो कि बच्चों के स्कूल्स के साथ में जुड़ा हुआ है, 1 लाख से ज़्यादा स्कूल्स इन एकल अभियान एनजीओज ने चला रखे हैं, जिनमें शिक्षक भी अवेलेबल कराता है और बच्चों को मोटिवेट करता है कि वो एजुकेशन के लिए जो है वो आगे आए। दूसरा, हेल्पेज इंडिया एक बुज़ुर्गों के लिए चलाया गया जो है वो बहुत बड़ा अभियान है, जिसमें बच्चों बुज़ुर्गों को उनकी हेल्थ के बारे में, उनके जो है वो उनके राइट्स के बारे में, वो कैसे जो उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में हेल्पेज इंडिया एक बहुत बड़ा एनजीओ है जो कि चला रहा है। स्माइल फाउंडेशन जो बच्चों के लिए काम करता है, किस बच्चे को कोई शिक्षा से कोई वंचित है, बच्चों को अगर शिक्षा के रूप में कोई भी चीज़ समझानी है, उनको जो है किस तरह से समाज के मेन स्ट्रीम में शामिल करना है, आदिवासी बच्चों को, ये स्माइल फाउंडेशन का काम है। उसके अलावा दोस्तों, क्राई एक बहुत बड़ा जो है वो एनजीओ है जो कि देश में बच्चों के लिए भी काम करता है, बच्चों के एजुकेशन के लिए। ये बहुत से संगठन हैं दोस्तों जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बरसों से काम कर रहे हैं। इनमें कहीं पर भी जो है वो आपको देखने और सोचने की जरूरत नहीं रहती जब भी इनमें फंड आता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बट दोस्तों की इसमें जो ये सिस्टम्स हैं, जो ये एनजीओज हैं, ये कहाँ से पैसा कहाँ से लाते हैं। दोस्तों, मैं बहुत इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताता हूँ कि किसी वक्त बहुत साल पहले, 30 साल पहले, जब एनजीओज गांव में, रूरल में, आदिवासी एरिया में काम करते थे तो आप देखते थे कि एक झोला लटकाए हुए एक आदमी जो है वो गांव-गांव, शहर-शहर जाकर के जो है अपनी बात को समझाता था, उस वर्ग को समझाता था जो वर्ग जो है आज तक जो है मेन स्ट्रीम में नहीं था। लेकिन आज की डेट में एनजीओज के जो काम करने वाले लोग हैं, लाखों रुपए की सैलरी पा रहे हैं, वो अपने लैपटॉप से देश विदेश में जा करके किसी भी चीज़ पे, अगर वो कहते हैं कि आदिवासियों की शिक्षा के लिए हम आपसे पैसा चाहते हैं जो कि विदेश में जा करके मांगते हैं, तो वो इस तरह का एक चित्र रोपण करते हैं जिससे विदेश वालों को लगे कि, बाहर वालों को लगे कि भारत में इस तरह की स्थिति है अभी भी, तो भारत के अंदर फंड ज़्यादा से ज़्यादा भेजा जा सके, और इस तरह से ये लोग बाहरी विदेशी विनिवेश को प्राप्त करते हैं। तो एक ये आप समझ सकते हैं कि ये इस तरह का जो बदला है, स्ट्रक्चर बदला है एनजीओ का, जहां पर जो है वो लोग डेडिकेटली काम किया करते थे, आजकल विदेशी फंड जो बाहर से आते हैं उन पे एनजीओ पिछले कई सालों से बहुत काम कर रहे थे। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है कि विदेशी फंड जो है वो भारत में आए और भारत की गवर्नमेंट उनको जो है वो चेक ना कर पाए, और विदेशी फंड कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं इसके बारे में कहीं से भी कोई जो है वो पता ना लग पाए। और इसी तरह की बात को देखते हुए 1920 में, मतलब 2020 में, भारत ने जो एक इस तरह का रिसर्च कराया कि कौन कौन से विदेशी फंड हैं जिनसे जो एनजीओ चल रहे हैं, तो ऐसा पाया गया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपना अकाउंट सेटल नहीं करते, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये बताते नहीं है कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। एफसीआरए एक बॉडी है जो कि इन सब एनजीओज को कंट्रोल करती है। एफसीआरए ने 20,000 से ज़्यादा इस तरह के जो है वो इरेगुलरिटी पाई और एनजीओज को बंद किया, और इस तरह के भी जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नियम बनाया कि जो भी एनजीओ बाहर से पैसा लेगा, अब कोई भी एनजीओ बाहर से पैसा जब पहले आता था तो डोनेशन के रूप में आता था, अब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। गवर्नमेंट का एक नया रूल आया है कि आप एनजीओ जो है वो कंपनी से पैसा लेंगे और कंपनी में ही पैसा लेंगे। पहले ऐसा होता था कि आप किसी भी फंड में, एनजीओ में पैसा आ जाता, अब ऐसा नहीं होता। ट्रांजेक्शन शुड बी फ्रॉम द कंपनी, और क्योंकि आपको याद होगा कि एक फोर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरह के फंड प्रोवाइड किया करता था हिंदुस्तान में, जिस फोर्ड ऑर्गेनाइजेशन के फंड को केजरीवाल की संस्थाओं को भी दिया गया, और फोर्ड के फंड को बहुत जगह पे ऐसी ऐसी जगहों पे यूज़ किया गया कि वो खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाया। गवर्नमेंट ने इस अनियमितताओं को देखते हुए ये कहा कि अब कोई भी एनजीओ कंपनी के ही बैनर के नीचे पैसा ले सकता है और वो एनजीओ एज ए कंपनी के रूप में ही पैसा ले सकता है, सारा ट्रांजेक्शन जो है वो क्लैरिटी होगी। तो ये एक ऐसा फैसला था भारत की गवर्नमेंट का लिया हुआ 2020 में, जिससे एनजीओ को जो है वो बड़ी क्लैरिटी मिली। एनजीओ लोगों को जो सस्पिशियस निगाहों से जो लोग एनजीओ को देखते थे, अब एनजीओ को भी जो है वो क्लैरिटी अकाउंट्स के मामले में देनी पड़ती है गवर्नमेंट को, और जो एफसीआरए इस पर क्लोज मॉनिटरिंग करता है। और इसी संदर्भ में अब 20,000 से ज़्यादा एनजीओ क्लोज हुए जो कि अपना अकाउंट जो है वो स्टेटमेंट सेटलमेंट नहीं करते थे। ऐसे ही एमनेस्टी इंटरनेशनल,
दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल को हिंदुस्तान में बैन किया गया, राजीव गांधी फाउंडेशन को हिंदुस्तान में बैन किया गया, क्योंकि इन सब के द्वारा, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल वर्ल्ड की एक ऐसी संस्था है जो कि हर जगह पे फंड देती थी, और भारत में उस फंड का कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है वो क्लैरिटी नहीं थी। क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा दिया गया पैसा, चाहे आप जो है वो धर्म परिवर्तन में ले लीजिए, चाहे आप देश में अराजक तत्वों को बढ़ावा देने के लिए लीजिए, इस तरह से फंड यूज़ हो रहा था। तो इस तरह की जो एनजीओज था हिंदुस्तान में बैन किया गया। दोस्तों, एनजीओज अभी आप देखिए, किसान आंदोलन था, इस दरमियान कई नए एनजीओज बने जहां पर फंड जो है वो बाहर से आ रहा था इन प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने के लिए। धीरे धीरे करते हुए गवर्नमेंट के नए डिसीजन से, जो एफसीआरए के नए जो कंपनी से पैसा लेना और कंपनी के द्वारा ही उसको ऑपरेट करना, जिस तरह से नियम आए, ये एनजीओज को अपने अकाउंट को सबमिट करने के बाद में पैसा बड़ा क्लैरिटी हो गई है। और एनजीओ के द्वारा, मैं ये नहीं कहूँगा कि एनजीओ सारा पैसा जो है वो, मैंने आपको जो थर्ड बात बताई थी कि देश के जो है वो विकास में रोधक होते हैं, लेकिन इस तरह से कुछ नुकसान भी हुआ है। जहाँ पैसा आता था देश में जो है वो बहुत सी जगह पे लगता था, वो भी हमें धीरे धीरे कंपनी के थ्रू आने में कंट्रोल हो गया, तो उससे पैसा की लिक्विडेशन भी कम हुआ। तो दोस्तों, मैं इस एनजीओ पे इसलिए बात करना चाहता था कि कभी भी आप देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि प्रति 600 व्यक्तियों पे एक एनजीओ है, तो भारत में कितने जो है वो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं सरकार के साथ मिलकर के, इतने एनजीओ बने हुए हैं। और हर तरह का, आप शाहरुख खान का भी अपना एनजीओ है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि जो भी लोग एनजीओ बनाते हैं उनको बहुत से फंड्स में, रिबेट्स में, गवर्नमेंट की इनकम टैक्स की कुछ क्लॉज में जो है रिबेट भी मिलती है, तो उसका भी उनको फ़ायदा मिलता है। तो एनजीओ बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस फंड को प्रॉपर रूप से यूज़ हो और वो फंड देश के प्रोग्रेस में काम आए, देश की शिक्षा में। जैसे मैंने आपको कहा, आनंद महिंद्रा जी का क्राई नाम से जो फंड है, जो इस तरह से चाइल्ड केयर है ना, ये सब फंड काम आ रहे हैं। और ये लोग आपके जो है वो इशारों पर, आप उनको देखते हो कि किस तरह से आपकी उंगलियों पर हैं, टिप्स पर हैं। तो ये अभी जैसे कुंभ गया है, कुंभ में भी आपने इस तरह के बहुत एनजीओ को, जरूरी नहीं है कि आप देश की सेवा करने के लिए, आप गरीबों के उत्थान के लिए कोई एनजीओ बनाए। हर एक आदमी अपने दिल में एक एनजीओ रखता है, वो कहीं पर भी और कभी भी गरीब जनता की सेवा कर सकता है, किसी भी समाज की दिशा में काम कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो किसी एनजीओ से शामिल हो। अभी जो कुंभ गया उसमें मैंने आपको जैसा कहा कि बहुत से संगठन ऐसे थे, ओम नमः शिवाय टाइप, जिन्होंने जो है वो रात दिन कुंभ के जो दर्शनार्थी थे उनको जो है वो खाना सुविधा मुहैया कराई। 2-2 लाख 3-3 लाख लोगों का खाना वहाँ पर जो है वो दोनों टाइम बनता था। तो आप ये मान करके चलिए कि भारत में एनजीओ हैं तो बहुत, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो हर डायरेक्शन में नींव का पत्थर होकर के काम कर रही हैं। एनजीओज जो है वो अब 2013 में एक दिल्ली के हाईकोर्ट के जो है वो मजिस्ट्रेट का एक कॉल था, एक स्टेटमेंट था कि 99% एनजीओज जो हैं वो भ्रष्ट हैं, 99% वहाँ पर जो है वो पूरी तरह से अकाउंट की स्पष्टता नहीं है। मैं इस बारे में मैं और कुछ नहीं कहना चाह सकता, क्योंकि हाईकोर्ट के एक जज का ये जो है वो एक वर्डिक्ट थी, टिप्पणी थी। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि हिंदुस्तान में जो एनजीओज हैं वो खोल सभी ने रखे हैं, चाहे इधर की पार्टी हो चाहे उधर की पार्टी हो, दोनों तरफ से जो है वो एनजीओ सबके पास है। इवन केजरीवाल जी जो एक कहते थे कि मैं आईआरएस की नौकरी छोड़ करके एक एनजीओ चला रहा था, जैसे मैंने आपको कहा कि एनजीओज में जब पहले जो पैसा आता था वो पैसा कहाँ यूज होता था, कैसे यूज होता था, उसका कोई अकाउंट एफसीआरए नहीं रखता था। अब धीरे धीरे करते हुए एनजीओ की अकाउंटेबिलिटी क्लियर होती जा रही है। ये मेरा एक सोच था कि मैं लोगों को बताऊं कि एनजीओ रियली क्या जो है वो आम आदमी से जुड़ पाते हैं, छोटी छोटी समस्याओं से जुड़ पाते हैं, या आज भी भारत में जो इस तरह की संस्थाएं हैं जो बिना किसी जो है वो अपने लालच के काम करती हैं, बिना किसी अपने जो है वो इंटरेस्ट के काम करती हैं, और वो नींव का पत्थर होकर किए जा रही हैं। क्योंकि हर भारतीय, हर मानव एक जो है वो सहयोग और जो है वो इस तरह की भावना रखता है। जरूरी नहीं है कि वो एनजीओ से जुड़े, लेकिन उसकी भावनाओं के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।